अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? मीरा, आवाज़ आ रही है मेरी बेटा जी? क्लियर है आवाज़? कैसे हैं आप सब लोग? जेनिफर एंड सारा, हाउ आर यू ऑल? वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग। वापस आ जाइए, जल्दी जल्दी से वापस आ जाइए। ओनली 8 स्टूडेंट्स आर हियर। जल्दी से आ जाएं ताकि हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट कर सकें। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ सारा। आप सब लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग इमरान। वालेकुम अस्सलाम अनीला। वी आर वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी से आ जाइए। जस्ट 8 स्टूडेंट्स आर हियर ताकि हम स्टार्ट कर सकें अपना लेक्चर।
ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी वेट कर लिया मैंने, 7 to 8 मिनट्स। जी जी, हाँ हाँ बताऊँ। बट स्टिल जो है जस्ट 11 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बट मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। लेक्चर अपलोड करते हैं। मीन वाइल जो है लेक्चर अपलोड करती हूँ, उसमें जितने भी स्टूडेंट आ जाते हैं ठीक है, देन आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। लेक्चर अपलोड हो रहा है, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बोन ट्यूमर हमने स्टार्ट किया था, और बोन ट्यूमर की डिफरेंट टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली थी। पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कवर कर लिया था। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग भी, प्राइमरी बोन ट्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी बोन ट्यूमर क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करनी है, हमने वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है कि हमने किस तरह से जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उन्हें मॉनिटर भी करना है और मैनेज करने की भी कोशिश करनी है। ठीक है। उसमें ये है कि सबसे पहले डिलेड वुंड हीलिंग, जो वुंड है वो यानी ज़ाहिर है डिले हो सकती है उसकी हीलिंग, ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वुंड हीलिंग में भी डिलेड बिकॉज ऑफ टिश्यू ट्रॉमा फ्रॉम सर्जरी, previous radiation therapy, inadequate nutrition or infection. The nurse minimizes pressure on the wound site to promote circulation to the tissues, and aseptic, non-traumatic wound dressing promotes healing. Monitoring and reporting of laboratory findings facilitate initiation of interventions to promote homeostasis and wound healing. Repositioning the patient at frequent interval reduces the incidence of skin breakdown and pressure ulcers. Special therapeutic beds
or mattresses may be needed to prevent skin breakdown and to promote wound healing. After extensive सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन एंड स्किन ग्राफ्टिंग। देखें जी, वूंड हीलिंग हमें रीजंस पता लग गए कि जो वूंड हीलिंग है वो डिलेड हो सकती है, किस वजह से। देखें, पेशेंट की ट्यूमर की वजह से हमने पेशेंट की सर्जरी की, ठीक है जी, तो जाहिर है सर्जरी की वजह से जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं उनको भी ट्रॉमा होता है। प्लस पेशेंट को मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सर्जरी के साथ मोस्टली केसेस में ये होता है कि हमें रेडिएशन भी देनी पड़ती है पेशेंट्स को। सो सर्जरी से पहले भी देनी पड़ती है, सर्जरी के बाद भी देनी पड़ती है। सो रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी वो जो आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनकी वूंड जो है हीलिंग डिलेड हो सकती है। पेशेंट न्यूट्रिशन ठीक नहीं ले रहा या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, मे बी सर्जरी के दौरान हो जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पेशेंट का वूंड जो है वो देर से हील होगा। करना चाहे नर्स ने आपको ये बात बार बार समझाई गई है कि सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमने कोशिश ये करनी है कि अपने पेशेंट की जो वो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करें, ठीक है। यानी अगर कोई प्रेशर है तो उसे रिलीज़ करें। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो ज़ाहिर हीलिंग भी बहुत तेज़ी से होगी। इसके अलावा जब भी हम ड्रेसिंग करेंगे, ख्याल रखना है कि एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करना है, एसेप्टिक ड्रेसिंग्स यूज़ करनी है, ठीक है जी, ताकि किसी भी हम फर्दर इन्फेक्शन से बचा सकें अपने पेशेंट को। लेबॉर्ट्री की जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो साथ साथ हम लेके चलेंगे टू कंफर्म कि पेशेंट की वूंड हीलिंग हो रही है या नहीं हो रही। बाकी पेशेंट को आपने फ्रीक्वेंटली रीपोजिशन करना है ताकि हम उसकी स्किन ब्रेकडाउन से बचा सकें, उसको प्रेशर अल्सर्स बनने से बचा सकें। इसके अलावा बेटा जी, ये कई दफ़ा आपको बता चुके हैं कि थेराप्यूटिक मैट्रेसेस आते हैं, बेड्स आते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि अपने पेशेंट की स्किन ब्रेकडाउन से उसे प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा जो भी जैसे सर्जरीज़ होती हैं, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज़ हो गई, स्किन ग्राफ्टिंग हो गई, ऐसी सिचुएशन में ख़ास ख्याल रखना है वूंड का कि वूंड की जो हीलिंग है वो तेज़ी से होनी चाहिए। यानी इस किस्म की कोई भी एक्सटेंसिव अगर सर्जरी होती है, जैसे रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होगी, स्किन ग्राफ्टिंग होगी, इसमें हमें ख्याल रखना है कि पेशेंट की स्किन को भी प्रिवेंट करना है और जो सर्जरी हुई है उसका वूंड जल्दी से हील हो जाए। उसके बाद बेटा जी, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन इट आल्सो माइट बी अ कॉम्प्लिकेशन, जिसे हमें मॉनिटर भी करना है कंटिन्यूसली और कोशिश करनी है कि अपने पेशेंट को हम इस कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। बिकॉज लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग are frequent side effects of chemotherapy and radiation therapy. It is necessary to provide adequate nutrition for healing and health promotion. As we all know कि जब पेशेंट्स को कीमोथेरापी, स्पेशली कीमोथेरापी और रेडिएशन थेरापी भी दी जाती है तो उनके ये साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं कि पेशेंट की एपेटाइट लॉस हो जाती है, उसे नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी। ये फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो पेशेंट को होंगे। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से पेशेंट जो है खाना पीना ठीक नहीं होगा तो उसका न्यूट्रिशन लेवल तो डाउन होगा ना, और जब न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होगी, हम पहले पढ़ चुके हैं कि वूंड की हीलिंग अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि अपने पेशेंट को अच्छी न्यूट्रिशन दें, एडिक्वेट न्यूट्रिशन दें ताकि हीलिंग हो सके वूंड की, और साथ साथ जो पेशेंट की जनरल हेल्थ है वो भी प्रोमोट होती है। इसके अलावा बेटा एंटी इमेटिक्स दिए जा सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। जो जीआई ट्रैक के ऊपर कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स आए होते हैं उससे हम बच सकते हैं। इसके अलावा बेटा स्टोमाटाइटिस इज़ कंट्रोल्ड विद एनेस्थेटिक और एंटी फंगल माउथ वॉश। जो कीमोथेरेपी होती है स्पेशली उसकी वजह से जो पेशेंट का पूरा मुंह होता है ना, माउथ होता है, उसके अंदर की जो सारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें जो ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, टेस्ट भी मुंह का ख़राब हो जाता है। सो स्टोमाटाइटिस को हम ज़ाहिर है कोई एनेस्थेटिक माउथ वॉशेस देकर या फिर एंटी फंगल माउथ वॉशेस देकर उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा एडिक्वेट हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। देखें, जिस तरह से न्यूट्रिशन ज़रूरी है, हमेशा याद रखें कि बॉडी में पानी या हाइड्रेशन स्टेटस भी बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स और पारेंटल न्यूट्रिशन में भी प्रिस्क्राइब टू अचीव एडिक्वेट न्यूट्रिशन। अगर पेशेंट नहीं खा पा रहा, खुद से नहीं खा पा रहा, माउथ से नहीं ले पा रहा, तो हम पारेंटल न्यूट्रिशन की तरफ भी जा सकते हैं और उसके अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर जनरली रोटी, चावल इस तरह की चीज़ें वो नहीं खा पा रहा तो उसको हमने उसकी न्यूट्रिशन तो पूरी करनी है ना, तो फिर डिफरेंट फोर्टिफाइड फूड्स आती हैं, मिल्क्स आते हैं, वो हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है वो पेशेंट की डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।
उसके बाद बेटा जी ओस्टियोमाइलाइटिस एंड बोन इन्फेक्शंस, ज़ाहिर है बोन ट्यूमर है, सर्जरी हुई है, ये बात आपको पहले भी बताई थी कि किसी भी किस्म की सर्जरी होती है और ये तो फिर बोन की सर्जरी हो रही है तो उसमें चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है। सो ओस्टियोमाइलाइटिस एंड बोन खराब हो सकता है, बोन इन्फेक्शन हो सकता है, इन चीज़ों को भी हमने प्रिवेंट करना है। Prophylactic antibiotics and strict aseptic dressing techniques are used to diminish the occurrence of osteomyelitis and bone infections. During healing, other infections such as upper respiratory tract infections, they need to be prevented so that hematogenous spread does not result in osteomyelitis. If the patient is receiving chemotherapy, it is important to monitor the WBC count and to instruct the patient to avoid contact with people who have cold or other infections। देखें जी, सबसे पहले तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी होती हैं। कोई भी सर्जरी के लिए जा रहा है तो आपको पता है उससे पहले एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर की जाती हैं। इसके अलावा थ्रू आउट द सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपने एसेप्टिक ड्रेसिंग यूज़ करनी है, एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करना है ताकि आप ओस्टियोमाइलाइटिस और किसी भी किस्म के दूसरे वुंड इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा जब सर्जरी हो गई, पेशेंट का वुंड हील होने का टाइम है, उस टाइम पीरियड में कोशिश करना है कि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो, क्योंकि देखें अगर बॉडी में कहीं और भी कोई इन्फेक्शन होगा वो स्प्रेड करके वहाँ तक आ सकता है। जैसे इवन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, उन सबको हमने प्रिवेंट करना है क्योंकि वो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हेमाटोजेनस स्प्रेड उसका हो सकता है। जब पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा होता है तो उसके ब्लड सेल्स जो है वो ख़त्म हो रहे होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। स्पेशली जो वाइट ब्लड सेल काउंट होता है उसको चेक करना ज़रूरी है जब पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है। चूँकि डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम हो रहा होता है जो हमारा बॉडी का डिफेंस है, और दूसरा इम्यूनो सप्रेसेंट जो मेडिसिन है वो दी जा रही होती हैं तो हमारी इम्यूनिटी लेवल वैसे ही डाउन हो रहा होता है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से हमें कोशिश करनी होगी हम अपने पेशेंट्स को किसी भी ऐसे शख्स से मिलने से, कॉन्टैक्ट से मना करें कि जिनको कोई भी किस्म का इन्फेक्शन हुआ हुआ है, इवन फ्लू ही क्यों ना हो, ठीक है जी। उसके बाद हाइपरकैल्सीमिया इज़ अ डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ बोन कैंसर। द सिम्टम्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रीटमेंट इनिशिएटेड प्रॉम्प्टली। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो कैल्शियम लेवल होता है उसका सिर्फ और सिर्फ बोन से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि कैल्शियम का बड़ा गहरा इफ़ेक्ट होता है आपके मसल्स और स्पेशली आपके कार्डियक मसल्स के ऊपर। सो इसीलिए ये बड़ी ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर हाइपरकैल्सीमिया है तो इसको बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर हमें डायग्नोज करना होगा पेशेंट के अंदर ताकि हम उसकी ट्रीटमेंट को इनिशिएट कर सकें। इसमें जो सिम्टम्स आ सकते हैं हाइपरकैल्सीमिया की वजह से, दे आर मस्कुलर वीकनेस हो सकती है पेशेंट को, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जाहिर है जब आपको पता है ना पूरा एक्शन पोटेंशियल में कैल्शियम का कितना ज़्यादा रोल है, तो जब कैल्शियम के लेवल ख़राब होंगे तो इनकोऑर्डिनेशन हो सकती है, एनोरेक्सिया होगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा ईसीजी चेंजेस आ सकती हैं पेशेंट को, और जो ईसीजी चेंजेस में देखें क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो सकता है, एसटी सेगमेंट शॉर्ट हो सकता है, पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है, इवन हार्ट ब्लॉक हो सकता है पेशेंट का, और जो उसका मेंटल स्टेटस है उस पर भी कैल्शियम का बड़ा इफेक्ट होता है। पेशेंट को कन्फ्यूजन, लिथार्जी और साइकोटिक बिहेवियर पेशेंट का हो सकता है। तो देखें कि कितना ज़्यादा जो है हाइपरकैल्सीमिया इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कॉम्प्लिकेशन हमें आइडेंटिफाई करना, अर्ली स्टेज के ऊपर उसे ट्रीट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके जी, दिस वाज ऑल अबाउट बोन ट्यूमर्स। कोई क्वेरी है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ कॉमन जो सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज हो जाती हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर है कोई कॉमन सॉफ्ट टिश्यूज़ की इंजरीज हो सकती हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कोई क्वेरी है बेटा बोन ट्यूमर से रिलेटेड तो पूछ लीजिए या फिर हम आगे मूव करें। ओके, मीन्स आगे मूव करें, ठीक है। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको कंट्यूजन पढ़ाऊंगी। Contusion is a soft tissue injury which is produced by blunt force such as blow, kick or fall, causing small blood vessels to rupture and bleed into soft tissues। Ecchymosis और bruise formation भी इसे कहते हैं।
A hematoma develops from bleeding at the site of impact. देखें कंफ्यूजन क्या है, एक तो ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, किस वजह से हो जाती है, किस चीज़ से हो जाती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ये वाली, ये होती है किसी भी ब्लंट फोर्स से, यानी सडन से हम गिर गए या कोई किक किसी ने मतलब मार दी, इस तरह से होता क्या है कि सडन से जब वो हमारी सॉफ्ट टिश्यूज़ को इंजरी होती है तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी जो हमारी कैपिलरीज हैं स्किन के नीचे मौजूद, वो रप्चर होती हैं इस फोर्स की वजह से। वो रप्चर तो होती हैं और ज़ाहिर है रप्चर होंगी तो वो ब्लीड भी करेंगी, लेकिन ये इस किस्म का वुंड होता है कि इसमें अपर की जो हमारी स्किन होती है, ऊपर स्किन, वो उसमें कट नहीं लगता, वो डैमेज नहीं होती। तो ब्लड वेसल्स अंदर ही यानी स्किन के अंदर जो है ब्लड वेसल्स रप्चर करके ब्लीड कर जाती हैं और वहीं पर ब्लड अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम ब्लड अक्यूमुलेशन को हीमाटोमा कहते हैं। और वो जो आपको फिर जैसे ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ब्लूइश सी एक जगह नज़र आती है, दिस इज़ कॉल्ड एकाइमोसिस और ब्रूजिंग, दोनों वर्ड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है जी। लोकल सिम्टम क्या होंगे, पेशेंट को पेन होगा, स्वेलिंग हो सकती है और डिस्कलरेशन हो सकती है, एंड दे आर कंट्रोल्ड विद इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड पैक्स applied with pressure to the site and elevation of the extremity above the heart level। देखें जी, पेन है, स्वेलिंग है, डिस्कलरेशन है, ज़ाहिर है हम सबको पता है आइस पैक्स जो हैं वो इंटरमिटेंटली अप्लाई करते हैं तो उससे पेन रिलीफ होता है, और इसी तरह से जो हमारी अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उसे हम हार्ट लेवल से ज़्यादा एलिवेट कर देते हैं तो स्वेलिंग ठीक हो जाती है। मोस्ट कंट्यूजन्स रिजॉल्व इन 1 to 2 वीक्स। ज़्यादातर ये जो कंट्यूजन्स हो जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, ये 1 से 2 हफ्तों में खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा जी स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स क्या होते हैं? अच्छा, किसका क्वेश्चन है? किस चीज़ का शोर आ रहा है सायरा? आज तो ना फैंस हैं, फैंस भी बंद किए हुए हैं, यहाँ बिल्कुल खामोशी है। किस चीज़ का शोर आ रहा है आपको? अच्छा, निम्रा का क्वेश्चन है कि मैम हॉट पैक क्यों नहीं? हाँ निम्रा, देखो जो कंट्यूजन्स की इंजरीज होती है ना उनमें हम हॉट पैक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 2 to 3 डेज ऑफ इंजरी। क्यों? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हम कोल्ड एप्लीकेशंस करते हैं, वैसे तो खैर नॉर्मली कंट्यूजन्स इतनी बड़ी इंजरीज नहीं होती हैं, उसमें ये है कि जब वो ब्लीच करता है, ब्लीच करने के फ़ौरन बाद वहाँ पे एक हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो चांसेस नहीं होते दोबारा से ब्लीच करने के। बट फ़ौरन से अगर हम उस पर हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो देयर आर चांसेस के वो जो रप्चर्ड हुई हुई वेसल्स हैं वो मज़ीद ब्लीड कर सकती हैं, कैपिलरीज जो हैं वो मज़ीद ब्लीड कर सकती हैं, हमारा हीमाटोमा फॉर्मेशन ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो हम पहले उस पर आइस एप्लीकेशन करते हैं जिससे पेन भी रिलीफ होता है और जो हमारी वेसल्स थी वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं। बट आफ्टर 2 to 3 डेज हम उस कंट्यूजन के ऊपर हॉट एप्लीकेशन कर सकते हैं। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? वार्म एप्लीकेशन करने से हमें एक फ़ायदा भी होता है, वो ये होता है कि जो हमारे जो रप्चर हुई थी ना ब्लड कैपिलरीज, आसपास की सराउंडिंग में जो है वो नई और हेल्दी कैपिलरीज जो हैं वो बनना भी शुरू हो जाते हैं। आपको पता है अल्लाह ताला ने ये बड़ा अच्छा हमारी बॉडी में निज़ाम रखा है, जहाँ भी कोई डैमेज होता है तो फ़ौरन से हमारी बॉडी खुद ही से रीग्रो करना शुरू हो जाती है। तो हम हॉट एप्लीकेशन करेंगे अगर 2 से 3 दिन बाद, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहती हैं कि हम जो है हमारी जो आसपास की ब्लड कैपिलरीज होंगी वो न्यू जो बनेंगी तो वो बड़ी अच्छी और हेल्दी होंगी। ज़ाहिर है उसके अंदर अच्छी हीट होने की वजह से अच्छी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी होगी। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेन
A strain or a pulled muscle or tendon is an injury which is caused by overuse, overstretching, or excessive stress. Strains are graded along a continuum based on post-injury symptoms and loss of function and reflect the degree of injury. देखिए स्ट्रेन सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है। जो स्ट्रेन है वो सिंपल मसल पुल हो जाने को कहते हैं, मसल या फिर टेंडन के पुल हो जाने को हम स्ट्रेन कहते हैं। और ये इंजरी होती किस वजह से है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में ये बात समझाई थी कि हमारी बॉडी को हम जिस तरह से रखते हैं उसे उसी तरह से रहने की आदत हो जाती है। आप देखें कि जो एथलीट्स वाले होते हैं लोग, देखें उनकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल होती है, वो इवन अपनी पूरी बॉडी को जिस तरह से चाहे मोड़ सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, उन्हें कोई स्ट्रेन नहीं होता, स्ट्रेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के मसल फाइबर्स और टेंडन के फाइबर्स फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है बेटा जी। तो वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मतलब उनकी बॉडी के मसल्स को, टेंडन को, उनकी ये एक्सरसाइजेज और ये चीज़ें नहीं। लेकिन अगर हम जैसे लोग हम जैसे मतलब कुछ भी नहीं करते ना, इवन समटाइम हम तो वॉक भी नहीं करते, और मैं जी एथलीट वालों की तरह यूँ आड़े टेढ़े जो है अपने जॉइंट्स और हाथ पाँव टांगे उनको ओवर स्ट्रेच करना शुरू कर दूँ तो क्या होगा? ज़ाहिर है मुझे तो स्ट्रेन ही होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू बॉडी, हमारी बॉडी को जिस चीज़ को करने की आदत नहीं है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्ट्रेच करेंगे या एक्सेसिव स्ट्रेस उसके ऊपर डालेंगे, इवन देखो शायद मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, लेकिन फिज़िकली भी अगर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सारी रीज़न्स की वजह से हमें स्ट्रेन हो सकता है। अब स्ट्रेन की हमने ग्रेडिंग करनी होती है। स्ट्रेन को हम ग्रेडेड में डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, बट किस तरह से? इट विल डिपेंड अपॉन के पोस्ट इंजरी पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, इंजरी हुई, स्ट्रेन हुआ, पेशेंट को इंजरी हो गई, अब उस इंजरी के बाद पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं और उसकी बॉडी के कितने फंक्शंस हैं जो कि लॉस हो रहे हैं। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होता है कि हमने इन दो चीज़ों को देखते हुए स्ट्रेन से जो इंजरी हुई है उसे हमने डिफरेंट डिग्रीज में डिवाइड करना होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड। फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन होता है, सेकंड डिग्री स्ट्रेन होता है और थर्ड डिग्री स्ट्रेन होता है। जो फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन है उसमें माइल्ड सी स्ट्रेचिंग होती है मसल या टेंडन की। जो सेकंड डिग्री होगा उसमें थोड़ी सी टीयरिंग हो जाएगी। फर्स्ट वाले में तो सिर्फ स्ट्रेचिंग होगी, माइल्ड सी स्ट्रेचिंग होगी। सेकंड वाले में जो है पार्शली टीयरिंग होगी मसल्स की, मसल या टेंडन जो है पार्शली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फट जाएंगे, टीयर हो जाएगा। और थर्ड डिग्री में मसल या टेंडन इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है कि वो रप्चर हो जाता है। ठीक है जी। और उसके अंदर जो टीयरिंग है वो यानी ज़्यादा फुल ऑलमोस्ट वो जो है ना इन्वॉल्व टिश्यूज़ जो हैं वो टीयर्ड हो जाते हैं। इसकी पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री की बात की। फर्स्ट डिग्री में तो सिर्फ और सिर्फ माइल्ड सा स्ट्रेच हुआ है, सेकंड डिग्री में पार्शली टीयरिंग होती है मसल्स की, और थर्ड डिग्री में बहुत ज़्यादा टीयरिंग हो जाती है मसल फाइबर्स की। जो फर्स्ट डिग्री होती है उसमें साइन सिम्टम्स क्या आते हैं? उसमें ये है कि पेशेंट को जो भी एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्व है वहाँ माइनर सा एडिमा होगा, टेंडरनेस होगी और मसल स्पैज़म होगा और विदाउट नोटिसेबल लॉस ऑफ फंक्शन। लेकिन पेशेंट का जो यानी वॉक, फॉर एग्जांपल अगर पाँव में हुआ है तो वो वॉक करता रहेगा, उसके फंक्शंस जो है ना इतने ज़्यादा लॉस नहीं होंगे कि हम उन्हें नोटिस कर सकें, लेकिन पेशेंट को थोड़ा बहुत एडिमा, टेंडरनेस और मसल स्पैज़म हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड डिग्री होगा उसमें साइन एंड सिम्टम जो होंगे लोड बियरिंग स्ट्रेन, यानी आप एडिमा भी होगा, टेंडरनेस भी होगी, मसल स्पैज़म भी होगा, ब्रूस फॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन लॉस होगा। यानी जैसे हम नॉर्मली अपनी बॉडी का वजन उठा के चल सकते हैं हम उस तरह से नॉर्मल नहीं चल सकेंगे, या फिर वैसे भी जो लोड बियरिंग स्ट्रेंथ है हमारी सिर्फ बॉडी का ही नहीं, वैसे भी अगर हम नॉर्मली कुछ वजन उठा के चल सकते हैं तो वो हम नहीं चल सकेंगे। अब जो थर्ड डिग्री स्ट्रेन है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके जो टेंडन है या फिर मसल्स हैं वो सीवियरली रप्चर हो जाते हैं। इसके साइन सिम्टम्स में बेटा पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, मसल स्पैज़म होगा, एकाइमोसिस हो सकती है, एडिमा होगा और लॉस ऑफ फंक्शन होगा। यहाँ पे ज़्यादा लॉस होगा फंक्शन का।
पता कैसे लगता है, कैसे हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एन एक्सरे शुड बी ऑब्टेन्ड टू रूल आउट बोन इंजरी। हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको? जो है एक्सरे जो है वो सबसे पहले एक एक्सरे हमें परफॉर्म करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि पेशेंट की बोन इंजरी कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना? बोन इंजरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सरे करवाएंगे, because an avulsion fracture in which a bone fragment is pulled away from the bone by a tendon may be associated with a third degree strain. MRI will reveal a third degree strain, but X-rays do not reveal injuries to soft tissues or muscle tendons or ligaments. थर्ड डिग्री में हमने एक ये चीज़ पढ़ ली कि बहुत ज़्यादा रप्चर होता है, टेंडन जो होते हैं वो स्ट्रेच कर जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। साइन सिम्टम्स वही हैं बेटा जी, एडिमा है, काइमोसिस है, मसल स्पैज़म है, लॉस ऑफ फंक्शन है। लेकिन थोड़ा सा थर्ड डिग्री में 2-3 चीज़ें देखने वाली बहुत ज़रूरी हैं। सम टाइम इतना इस तरह से वो टियर हो जाते हैं मसल्स या टेंडन, ज़ाहिर है आपको पता है कि वो जॉइंट बोन्स की इन्वॉल्वमेंट में कितने इंपॉर्टेंट है टेंडन्स, तो वो इस तरह से रप्चर हो जाते हैं कि सम टाइम बोन अपनी जगह से हिल जाती है, ठीक है? थोड़ी सी ही सही, लेकिन बोन का एक फ्रेगमेंट अपनी जगह से मूव कर जाता है, क्योंकि जाहिर है अगर टेंडन के जो फाइबर्स हैं वो टियर कर जाएंगे तो इसी तरह की सिचुएशन हमारे पास होगी ना। अब हमें इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, तो हम एक्सरेज और एमआरआईज करवाते हैं ताकि हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें कि बेसिकली प्रॉब्लम किस नौइयत की है और उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को अपने ट्रीट कर सकें। सो तीनों डिग्रीज़ हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। आपके जो स्ट्रेन्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये देखिए, अब मैं पिक्चर से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है। पहले तो ये ऊपर वाली पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से मसल्स के जो फाइबर्स हैं उनके दरमियान टियर आ सकता है। फिर देखें, ये फर्स्ट पिक्चर में फर्स्ट डिग्री है, उसमें माइल्ड सा टियर है, और सेकंड डिग्री में देखें गहरा टियर आपको नज़र आ रहा है, ज़्यादा मसल फाइबर्स जो हैं वो टियर कर गए हैं। जबकि थर्ड डिग्री में मैंने आपको बताया था ना कि इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है कि मसल के फाइबर्स एक दूसरे से डीटैच भी हो सकते हैं, इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है जी। तो ये हमने तीनों डिग्रीज जो हैं वो आपको स्ट्रेन की दिखा दी हैं, पिक्चर के थ्रू भी दिखा दी हैं। पिक्चर को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, और यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं। समझ आ गई है पिक्चर बेटा? चलिए, इसके बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स स्प्रेन। स्प्रेन क्या होती है? A sprain is an injury to the ligaments and tendon that surround a joint। अब जो sprains हैं, जब हम किसी joint, उसमें तो देखो strain में मसल पुल होता है या फिर टेंडन वगैरह पुल हो जाते हैं, लिगामेंट पुल हो जाते हैं। स्प्रेन में बेसिकली जो आपका जॉइंट होता है ना, उसके जॉइंट के आसपास जो लिगामेंट और टेंडन्स होते हैं ना आपके, उनको इंजरी हो जाती है। इट इज़ कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग मोशन और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ अ जॉइंट। तलहा बेटा, बोन फ्रैक्चर की वजह से थर्ड डिग्री जो है स्ट्रेन नहीं होता, बल्कि स्ट्रेन का ताल्लुक बोन फ्रैक्चर से नहीं है। पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि जो थर्ड डिग्री पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लें कि स्ट्रेन जो है बेसिकली आपके मसल्स का टियर है, ठीक है? फिर मैंने आपको ये बताया कि ऐसा थर्ड डिग्री स्ट्रेन की वजह से बोन को इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है? यानी ऐसा नहीं है कि अगर बोन बिल्कुल ठीक है, बोन फ्रैक्चर नहीं हुआ तो थर्ड डिग्री स्ट्रेन नहीं होगा। थर्ड डिग्री स्ट्रेन हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ बोन फ्रैक्चर। सो वी कैन नॉट से कि बोन फ्रैक्चर की वजह से ही सिर्फ थर्ड डिग्री स्ट्रेन होता है, नहीं। थर्ड डिग्री स्ट्रेन वैसे भी हो सकता है कि बोन अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक मौजूद होगी, सिर्फ आपके जो मसल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से, मसल और टेंडन जो है वो अलग हो सकते हैं, इतना ज़्यादा टियर हो सकता है। अब दूसरी चीज़ याद रखने वाली ये है कि थर्ड डिग्री स्ट्रेन सम टाइम ऐसी चोट लग जाती है कि थर्ड डिग्री, देखिए चोट लगते हुए ये तो नहीं ना देखती बेटा कि ये मैं बोन को हिट कर रही हूँ या मैं मसल्स को हिट कर रही हूँ। ये तो चोट लगने के बाद हम देखते हैं कि अच्छा जी मसल्स को कुछ हुआ है, सॉफ्ट टिश्यू को, टेंडन को या बोन तक बात पहुँची है।
सो बोन फ्रैक्चर की वजह से 3rd डिग्री स्ट्रेन होना ज़रूरी नहीं है, हाँ, लेकिन 3rd डिग्री स्ट्रेन की वजह से बोन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर एक तो बोन एक्सपोज हो जाती है अगर इतनी सीवियर इंजरी है, और दूसरा मैंने आपको जैसे बताया कि समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि बोन का कोई एक फ्रेगमेंट अपनी जगह से मूव भी कर जाता है, अपनी जगह से हिल भी जाता है। ठीक है निम्रा सुहेल, आपका भी यही क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, तो आपको जवाब मिल गया दोनों को, तलहा और निम्रा। अच्छा जी, स्प्रेन में हम ये कह रहे हैं कि इसमें बेसिकली इंजरी जो होती है बेटा जी, वो लिगामेंट्स और टेंडन्स को इंजरी होती है, और इट इज़ कॉज्ड बाय अ ट्विस्टिंग मोशन और हाइपर एक्सटेंशन। अगर जाहिर है जॉइंट्स, मैंने आपको बताया ना कि जॉइंट्स में बेसिकली स्प्रेन्स होते हैं, तो जॉइंट्स के आसपास जो भी लिगामेंट या आपके टेंडन है उनको हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ट्विस्टिंग मोशन कर लेंगे या बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे, तो उसकी वजह से जॉइंट के जिनको आदत ही नहीं होगी, अगर हमारी बॉडी की जॉइंट्स को इन चीज़ों की आदत ही नहीं होगी और हम एकदम से इस तरह की कोई मूवमेंट कर देंगे, तो लिगामेंट या टेंडन जो है उनको इंजरी हो सकती है, और उसी को हम स्प्रेन कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जी हमारी बॉडी को इस चीज़ की आदत नहीं है, तो क्या हम कभी भी ये चीज़ कर ही नहीं सकते, हाइपर एक्सटेंड हो ही नहीं सकते, या हम ये सब कुछ हमें करना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो अकॉर्डिंग टू द एज, जाहिर है अगर बहुत ज़्यादा ओल्डर एज में जाके आप इस तरह की कोई चीज़ करेंगे, तो आपके जॉइंट्स, आपकी बोन्स ऑलरेडी इतनी वीक हो चुकी हैं, दे कैन नॉट टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स ना। बट हाँ, एक यंग एडल्ट है अगर, उसको बेशक इन चीज़ों को करने की आदत नहीं है, बट अगर इन चीज़ों को करने के लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना पड़ेगा। यानी इवन अगर मैं हाइपर एक्सटेंशन की भी बात करूँ, तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? हम स्टार्ट लेंगे पहले, यानी इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को यूज़ टू करेंगे, एकदम से तेज़ी से कोई भी इस किस्म की आपने मूवमेंट नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता जब आप आदत डाल लेंगे अपनी बॉडी को, फिर आप जैसे भी मूव करें आपकी बॉडी को जो है स्प्रेन नहीं होगा। द फंक्शन ऑफ अ लिगामेंट इज टू स्टेबिलाइज अ जॉइंट वाइल परमिटिंग मोबिलिटी। ये बात तो हमें मालूम है कि जो दोनों जॉइंट्स को मिला रहा होता है, वो जो लिगामेंट्स होते हैं जो आपकी दो बोन्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके जॉइंट बना रहे होते हैं, तो इन लिगामेंट का फंक्शन ही यही होता है कि जो आपके जॉइंट्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद रहें, अपनी जगह पे स्टेबिलाइज रहें, लेकिन उसके साथ साथ वो मोबाइल भी हों। जाहिर है हमारे जॉइंट्स बेटा जी स्टिफ तो नहीं है ना, हम अपनी इन्हीं जॉइंट्स से मूव कर रहे होते हैं, तो ये लिगामेंट्स का फंक्शन है। अगर लिगामेंट में कोई भी टोन आ जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर उस लिगामेंट में डैमेज हो गया है, तो आपका जो जॉइंट है वो तो अनस्टेबल हो गया ना बेटा, क्योंकि लिगामेंट ने आपके जॉइंट को एक जगह पे स्टेबलाइज किया हुआ था। अब जब वो लिगामेंट ही डैमेज हो गया, तो आपका जॉइंट अनस्टेबल हो सकता है। ब्लड वेसल्स रप्चर एंड एडिमा अकर्स। ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो सकती हैं स्प्रेन से, एडिमा भी हो सकता है, जॉइंट जो है वो आपका टेंडर भी हो सकता है, और जब आप मूव करेंगे तो आपको जॉइंट पेन भी होगा, क्योंकि देखिए अनस्टेबल हो गया है, एडिमा भी है, इंजरी भी है, तो जाहिर है स्किन पे इवन अगर एक सुई भी चुभ जाती है तो हमें पेन होता है। तो सोचिए ये पूरा का पूरा लिगामेंट अगर आपका डैमेज हुआ है, तो और जॉइंट को इन्वॉल्व किया हुआ है उसने, तो जब आप मूव करेंगे तो आपको पेन होगा। The degree of disability and pain increases during the first 2 to 3 hours after the injury because of the associated swelling and bleeding, especially if treatment is delayed. जब स्प्रेन होता है पेशेंट को, तो यानी पेशेंट की कितनी डिसेबिलिटी होगी, पेन होगा, ये चीज़ें इंक्रीज फर्स्ट 2 to 3 आवर जब आपको इंजरी होती है, तो उसके पहले 2 से 3 घंटे में पेशेंट को दर्द भी ज़्यादा होता है और पेशेंट की डिसेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, यानी पेशेंट की मूवमेंट भी कम होती है। किस वजह से? क्योंकि उसके साथ जो स्वेलिंग एसोसिएटेड है, ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से पहले 2 से 3 घंटे में पेशेंट को पेन और डिसेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्प्रेन जो है उनकी भी हम ग्रेडिंग करते हैं, जिस तरह से हमने स्ट्रेन की ग्रेडिंग की है, उसी तरह से हम स्प्रेन को भी जो है डिफरेंट डिग्रीज़ में, आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा। चलें इंशाल्लाह इसकी जो डिग्रीज़ है हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अटेंडेंस का टाइम हो गया है। मैम स्प्रेन जॉइंट के सराउंडिंग में ही होता है। जी बेटा निम्रा, यही मैं आपको बता रही हूँ, स्प्रेन और स्ट्रेन में यही डिफरेंस है कि आपके अगर मसल्स का टियर होगा, ठीक है, या फिर बॉडी में वैसे ही किसी भी जगह पे मसल, लिगामेंट, टेंडन का टियर होगा, तो उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। और जो स्प्रेन होता है ना, वो जॉइंट्स के सराउंडिंग में अगर लिगामेंट्स वगैरह होंगे तो उसे हम स्प्रेन, क्योंकि चीज़ें तो दोनों एक ही है ना बेटा, स्ट्रेन में भी
टियर हो रहा है मसल्स का या लिगामेंट फाइबर्स का, और स्प्रेन में भी यही हो रहा है। और जो स्ट्रेन है और स्ट्रेन है, ऑलमोस्ट दोनों के साइन सिम्टम्स भी एक ही जैसे हैं। पेन है, एडिमा है, लॉस ऑफ फंक्शन है, और इन दोनों के कॉजेज भी ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर ओवर स्ट्रेच कर जाते हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट कर जाते हो, ये सारी चीज़ें। तो इन दोनों में फ़र्क यही होता है, हम स्ट्रेन इसी चीज़ के अगर बॉडी में जॉइंट के अलावा किसी भी जगह पे इस तरह से फाइबर्स का, स्पेशली मसल फाइबर्स का, ये भी थोड़ा सा याद रखो कि स्पेशली मसल्स की जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगी ना, जो स्प्रेन है उसमें मसल्स का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जॉइंट के आसपास आपको पता है लिगामेंट और जो आपके टेंडन होते हैं उनका ताल्लुक होता है। मसल्स के जो एंड्स होते हैं उन्हें हम टेंडन कहते हैं, जो कि मसल्स को जॉइंट के साथ जोड़ रहे होते हैं, और जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ते हैं उनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। ये बातें सबको पता है ना। तो जहाँ पे लिगामेंट और सिर्फ टेंडन की इन्वॉल्वमेंट होगी, उनका वो डैमेज होंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्प्रेन। और आपको पता है कि ये दो चीज़ें कहाँ मौजूद होती हैं, आपके जॉइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मसल्स का जहाँ पर भी होगा उसे हम स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है जी। और आपको पता है मसल्स तो पूरी बॉडी में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जॉइंट की जगह पे मौजूद नहीं होते। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं बेटा अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए।
जी नहीं, आप आ जाइए। जी बेटा, कोई क्वेरी है आप लोगों की? कोई क्वेश्चन है? स्प्रेन्स पड़े हैं, बिता के स्ट्रेन पड़ा है, बोन ट्यूमर पड़ा है, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई क्वेरी है स्टूडेंट्स? मारिया, सना, सारा, फिजा, ओके, समर, जेब, ठीक है। चलें बेटा, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।